बैटल टू द हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर क्वीन मेडियोसा और यूनिट के बीच एक कोल्ड वॉर होने वाली है और इन दोनों के बीच में पिसेगा बेचारा जियाओयान। तो चलिए आज तो बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो जियाओयान होता है वो एक ही रैप्टे में फेंग क्यूंगर की सारी अकड़ निकाल देता है और इस सीन को देख के वहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो हमारे इस पार्ट की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है, जहाँ पे फेंग क्यूंगर का गेम बचाने के बाद जियाओयान अपनी टोली खोल के गोकुलन के ग्रुप की तरफ चला जाता है और जियाओयान को वहाँ से जाते हुए देख वो रंग बिरंगी आंखों वाला बंदा होता है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और एट द सेम टाइम वो अपने हाथ में मौजूद जेट टोकन को तोड़ देता है। और जब गोवा जियाओयान ग्रुप को अपनी तरफ आते हुए दिखता है तो वो हंसते हुए कहता है कि तुम काफी रोतलेस और किसी वुमन की पिटाई करते हुए मैं आज तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। और गोवा के इन शब्दों को सुनकर जियाओयान काफी हेल्पलेस फील करता है, जिसके बाद जियाओयान गोचिंग यांग की तरफ देख के अपने दोनों हाथों को कप करता है और फिर उसका ध्यान जाता है यूनर के ऊपर। और जियाओयान को अपनी तरफ देखते हुए देख यूनर कहते हैं कि बिग ब्रदर जियाओयान इस बार आप आने में काफी लेट हो चुके हो। और ये कहने के बाद यूनर की नजर जाती है जियाओयान के पीछे और वो कहते हैं कि आप बिग सिस्टर काइलिन होगी राइट, और जियाओयान ने आपके बारे में काफी बार बात की है। और यूनर के इन शब्दों को सुनकर काइलिन थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि जियामा एम्पायर के अंदर ज़ाओडिंग ने कई बार काइलिन को यूनर और जियाओयान के रिलेशनशिप के बारे में बताया था कि यूनर जियाओयान के बचपन की स्वीट हार्ट है और अगर उसके और जियाओयान के बीच वो कांड ना हुआ होता तो वो कभी भी जियाओयान की वाइफ नहीं बन पाती। और काइलिन को ये भी अच्छे से पता था कि यूनर ने जियाओयान के हार्ट के काफी बड़े हिस्से को ऑक्यूपाई करके रखा है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो काइलिन यूनर और जियाओयान के रिलेशनशिप के बीच में एक थर्ड पार्टी है और इसी रीजन की वजह से काइलिन थोड़ा अजीब फील करती है, लेकिन फिर भी वो यूनर की तरफ देख के हल्का सा नोट कर देती है। और इन दोनों वुमेन्स को बात करते हुए देख जियाओयान की अलग से फट रही होती है और अभी वो थोड़ा इम्बेस्ड भी फील कर रहा था और क्योंकि अब उसके शब्द भी उसके साथ नहीं दे रहे होते तो वो अपने ग्रुप को लेके वहीं पे बैठ जाता है। और जियाओयान के ग्रुप में एल्डर चिंगचैंग और उसे छोड़ के सारी औरतें ही होती है और अगर इन औरतों में से फ्लावर सेक्ट की कुछ एल्डर्स को छोड़ दे तो सभी औरतें काफी ब्यूटीफुल थी, बोलो तो एकदम पटाखा। और इसी वजह से गु चिंगयांग महसूस करता है कि अभी का माहौल काफी अजीब हो चुका है। और जैसे यूनर के शब्द खत्म होते हैं तो गोकुलन के सभी मेंबर्स की नजर भी काइलिन के ऊपर जाती है और इन लोगों के पास भी जियाओयान से रिलेटेड काफी न्यूज थी और दिमाग पे थोड़ा जोर डालने के बाद गोकुलन के सभी मेंबर्स को समझ आ जाता है कि आखिरकार काइलिन है कौन। और तुरंत इन सभी की नजर शिफ्ट होती है जियाओयान के ऊपर और अभी इनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि क्या जियाओयान एक ही टाइम पे दोनों वुमेन्स को एंजॉय करना चाहता है। और इनके और जियाओयान के अच्छे रिलेशनशिप होने के बाद भी जब गोकुलन के लोगों का सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो वो लोग अंदर से काफी गंदा फील करते हैं क्योंकि गोकुलन के अंदर यूनर की पोजीशन एक गोडेस की तरह है और अगर वो इस चीज को भी अपने दिमाग से निकाल दे कि यूनर जियाओयान से प्यार करती है, लेकिन जब वो इस चीज को इमेजिन करते हैं कि जियाओयान के दोनों हाथों में ये दोनों ब्यूटीज होगी तो कईयों के पिछवाड़े के पीछे से धुआं निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। और भले इन सब के मन में ये सब बात चल रही हो लेकिन कोई भी वहाँ पे अपना मुंह नहीं खोलता क्योंकि जब यूनर ही कुछ नहीं कर रही है तो बीच में टांग अड़ाना बेकार ही होगा। और जब सभी लोग एम्बैरेस्ड फील कर रहे होते हैं तो यूनर काफी काम होती है और वो काफी पोलाइट तरीके से जियाओयान के पीछे मौजूद सभी लेडीज को ग्रीट करती है। लेकिन जब उसका ध्यान जाता है नालन यानरान के ऊपर तो दोनों की आ गई अपनी जगह पे रुक जाती है क्योंकि जब ये पहली बार मिली थी तब नालन यानरान जियाओयान से अपनी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आई थी और उस टाइम की नालन यानरान काफी घमंडी हुआ करती थी, लेकिन इतना टाइम गुजरने के बाद नालन यानरान पहले जैसी नहीं रही। और यूनर को अपनी तरफ देखते हुए देख नालन यानरान अपने चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाती, वो एक्सप्रेशन लेस ही रहती है। लेकिन जब उसे पुरानी यादें याद आती है तो उसका चेहरा काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि जब नालन यानरान एंगेजमेंट तोड़ के जा रही थी तो यूनर ने कहा था लेडी यानरान मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम फ्यूचर में अपने इस डिसीजन के ऊपर रिग्रेट फील ना करो। और भले यूनर के कहे हुए इन शब्दों को 10 साल हो चुके हो लेकिन ये नालन यानरान को अभी भी याद रहते हैं और जिस वजह से नालन यानरान अभी हैवी फील कर रही होती है कि 10 साल बाद यूनर के वो शब्द एकदम सही साबित हुए क्योंकि आज भी वो अपने उस डिसीजन के ऊपर रिग्रेट फील करती है। लेकिन अब क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, खैर तभी यूनर की नजर जाती है जियाओयान के ऊपर और वो कहती है कि ब्रदर जियाओयान क्या आप भी यहाँ पे बोधिसत्व ट्री के लिए आए हो। और यूनर के इन शब्दों को सुनकर जियाओयान चुपचाप से नोट कर देता है और अभी जियाओयान का अंदर से मन कर रहा होता है कि वो एक बार फिर से यूनर से माफी मांगे क्योंकि यूनर जितना ज्यादा शांत बिहेव करती है जियाओयान के अंदर का गिल्ट उतना ज्यादा ही बढ़ता जाता है। और जियाओयान को अच्छे से पता होता है कि यूनर बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस मैटर की वजह से उनके बीच का रिलेशनशिप खराब हो। और जियाओयान को अपने सर को आम में लाते हुए देख यूनर एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अगर हम एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के डीपेस्ट पार्ट में एंटर करना चाहते हैं तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना होगा। और बहुत से तो वो एंशिएंट ट्री उसी डायरेक्शन में मौजूद है लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे एक फेरोसिस बीस्ट की आर्मी हमें रोकने के लिए तैयार बैठी है और इन फेरोसिस बीस्ट ने पूरे डीपेस्ट रीजन को घेर के रखा है। और अगर हम लोग सच में वापस जाना चाहते हैं तो हमें इन फेरोसिस बीस्ट के समुद्र के बीच में से गुजरना होगा। और यहाँ पे मौजूद सभी ग्रुप पिछले कुछ दिनों में एक बार करके ट्राई कर चुके हैं लेकिन उन फेरोसिस बीस्ट के नंबर्स कुछ ज्यादा ही है, इसी वजह से हम लोगों को पीछे रहना पड़ा। और इनके सिर्फ नंबर से ज्यादा नहीं है बल्कि इनके बीच कुछ ऐसे फेरोसिस बीस्ट भी हैं जिनकी स्ट्रेंथ एक अलग लेवल पहुंच चुकी है और उनसे डील करना काफी ट्रबलसम है। और इस पूरी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद फाइनली जियाओयान को समझ आता है और वो कहता है कि तभी मैं सोचूं कि सभी की बॉडी के अंदर से एक ब्लडी रिच सेंट क्यों फैल रहा है क्योंकि सभी लोग एक बार उन फेरोसिस बीस्ट से फाइट कर चुके हैं। और जियाओयान के इन शब्दों को सुनकर यूनर कहते हैं कि आप एकदम सही कह रहे हो और इसी वजह से हम सभी लोगों को साथ मिलकर काम करना होगा वरना हम में से कोई भी डीपेस्ट रीजन में एंटर नहीं कर पाएगा। और ये कहने के बाद
बाद यूनर अपने से थोड़ी दूरी पे देखती है और उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। और अपने से थोड़ी दूरी पे देखने के बाद यूनर कहते हैं कि इस टेम्परेरी लाइंस के बारे में उस इंसान ने सजेस्ट किया था और जियावेन आपको उससे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो बंदा हन क्लैन से है। ऊपर से ये इंसान हन क्लैन की यंगर जनरेशन की उन 2 बंदों में से एक है जिनमें से कि एक फ्यूचर में जाके हन क्लैन का लीडर बनेगा। और यूनर के इन शब्दों को सुनकर जियावेन के दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है और तभी जियावेन की नजरें उस डायरेक्शन की तरफ जाती है जिस तरफ यूनर देख रही थी और वहाँ पे उसे एक काले कपड़े वाला बंदा दिखाई देता है और वो बंदा भी हंसते हुए किसी दूसरे फैक्शन के इंसान से बात कर रहा था। और इस बंदे को पहली बार देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि इससे सीधा इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन ऐसी फीलिंग जब होल ऑफ सोलो किसी मेंबर के अंदर से आई तो जियावेन को एक डेंजर फील होता है। और अभी जब थोड़ी देर पहले जियावेन और हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के ग्रुप के बीच फाइट चल रही थी तब भी ये काले कपड़ों वाला कुछ नहीं बोलता, नहीं आग में घी डालता है और इसी वजह से जियावेन ने पहले इस पे इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब यूनर इसके बारे में बताती है तो जियावेन के अंदर की अलर्टनेस और भी बढ़ जाती है क्योंकि उसके और अनक्लैन के बीच काफी बार फाइट हो चुकी है और वो अच्छे जानता था कि अनक्लैन काफी ज्यादा मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल है और इसी वजह से अनक्लैन के सभी मेंबर्स काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। और भले ये इंसान देखने में काफी ज्यादा फ्रेंडली लग रहा हो लेकिन ऐसे स्माइल की वजह से ये और भी डेंजरस हो जाता है। और जब जियावेन की नजर उस काले कपड़े वाले बंदे के ऊपर होती है तो लगता है उस बंदे को भी कुछ सेंस होता है और वो जियावेन की तरफ देख के हल्के से स्माइल करता है और ऐसी फ्रेंडली स्माइल को देख के जियावेन के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो तुरंत ही वापस से यूनर की तरफ देखने लगता है और कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा डेंजरस इंसान है। और ये सुन के यूनर के चेहरे की सीरियसनेस भी बढ़ जाती है और वो कहती है कि इसका नाम है हन्यू। और जैसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके हिसाब से हन क्लैन जैसे एंशिएंट क्लैन में कंपटीशन काफी ज्यादा क्रूअल होते हैं और जो भी उनमें हारते हैं उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और अकॉर्डिंग टू रूमर्स तो जब से हन्यू पैदा हुआ है वो कभी भी नहीं हारा, यानी कि वो कभी भी फेल नहीं हुआ और इसके सारे अपोनेंट्स बहुत बन चुके हैं क्योंकि ये बंदा डिवाइन ब्लड लाइन को पोजेस करता है। और जिस तरह से यूनर इस इंसान के बारे में जियावेन को बताती है तो लगता है इस इंसान से निपटना काफी मुश्किल होने वाला है। और यूनर के इन शब्दों को सुन के जियावेन की भौं भी सिकुड़ जाती है और वो कहते हैं डिवाइन ब्लड लाइन, अभी तो ये हन्यू कभी फेल नहीं हुआ क्योंकि ऐसी ब्लड लाइन उसकी पोटेंशियल को दिखाती है। और जब जियावेन और यूनर बात कर रहे होते हैं तभी गोचिंग यांग भी कहता है ये हन्यू बाकी के हन क्लैन के मेंबर से काफी डिफरेंट है और जैसे ही तुम्हारा सामना उनसे होगा तो वो तुरंत ही तुम्हें ऊपर भेजने की कोशिश करेंगे। और भले ये इंसान फ्रेंडली लग रहा हो लेकिन इसके हड्डियों में भी रूथलेसनेस और डार्कनेस भरी हुई है। ये सुन के जियावेन चुपचाप से नोट करता है और अभी जियावेन ने हन्यू को अपने अंदर एक डेंजरस प्लेस पे रख दिया था और अगर जियावेन को मौका मिलता है तो वो इस इंसान को एक ही स्ट्राइक में टपका डालेगा क्योंकि इन दोनों के रूट से लगे और इन दोनों के बीच कभी भी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। यार तभी जियावेन अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है, उसके चारों तरफ भी हजारों लोग मौजूद थे और क्योंकि यहाँ तक पहुंचने वाला इंसान ऑर्डिनरी नहीं है तो इस लाइन को काफी ज्यादा टेरिफाइंग बोला जा सकता है। जियावेन कहता है कि इस बार हम सभी लोग मिलकर उस बीस्ट आर्मी के ऊपर अटैक करने वाले हैं। ये सुन के यूनर नोट करती है और कहते हैं कि जैसे यहाँ पे मौजूद सभी लोग अच्छे से अरेंज हो जाते हैं तो हम सभी लोग मिलकर उस बीस्ट आर्मी के ऊपर अटैक कर देंगे, वरना कोई भी फैक्शन अपने स्ट्रेंथ के दम पे तो डीपेस्ट पार्ट में एंटर नहीं कर सकता क्योंकि उस बीस्ट आर्मी के नंबर्स कुछ ज्यादा टेरिफाइंग और उस टाइम पे हम सभी लोगों को साथ रहना होगा क्योंकि इस दौरान हमारे साथ जितने भी ज्यादा लोग होंगे हम उतने ज्यादा सेफ रहेंगे। और यूनर की इस बात से जियावेन भी एग्री करता है और जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है तभी उस स्क्वायर के ऊपर किसी की आवाज सुनाई देती है और जैसे जियावेन इस आवाज की डायरेक्शन की तरफ देखता है तो ये आवाज होती है उस हन्यू की जो कहता है कि आप सभी को अच्छे से पता है कि अभी हमारी सिचुएशन क्या है और हमारा टारगेट बहुत जैसे तो वो एंशिएंट डीपेस्ट पार्ट में मौजूद है और वहाँ पे पहुंचने के बाद हमारे बीच का रिलेशन कैसा होने वाला है उस सब के बारे में सोचने की अभी आप लोगों को जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मौजूद किसी अकेले फैक्शन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है जो कि उस बीस्ट आर्मी के समुद्र को पार कर सके। और इस बंदे की आवाज काफी कन्विंसिंग थी और अगर कोई इंसान इस बंदे की रियल आइडेंटिटी के बारे में ना जानता हो तो वो इंसान सोचेगा कि हन्यू का कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा है। यार तभी हन्यू कंटिन्यू करते हुए कहता है कि बस हमारे पास एक ही चांस है, हमें इकट्ठा होकर एक अलायंस को फॉर्म करना है और हम एक बड़े से एरो की तरह एक्ट करेंगे जो कि इस बीस्ट आर्मी के समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ेगा और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के दम पे हम लोग इस बीस्ट आर्मी के समुद्र को पार कर सकते हैं, वरना भविष्य ट्री तक पहुंचने की कोई होप नहीं है और हमारी इस अलायंस के अंदर कोई भी सीनियोरिटी और कोई भी पोजीशन नहीं होगी और इसी वजह से इसके अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं देने वाला और इसी वजह से आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को म्यूचुअल सपोर्ट दिखाना है और जिसे मुझ पे बिलीव नहीं है वो यहीं पे रह सकता है, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि जो भी यहाँ पे रुकता है उसे यहीं से खाली हाथ वापस लौटना होगा। और हन्यू के इन शब्दों को सुनकर सभी लोग साइलेंट हो जाते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोग नोट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर चाहे हन्यू का कैरेक्टर कैसा भी क्यों ना हो लेकिन हन्यू की एक बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे मौजूद किसी भी सिंगल फैक्शन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है जो कि अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए इस बीस्ट राइड को पार कर सके और डीपेस्ट पार्ट में पहुंचने का सभी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब सभी के मन में अलग अलग विचार चल रहे होते हैं तभी वो हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के रंग बिरंगी आंखों वाला बंदा कहता है कि ब्रदर हन्यू आप एकदम सही कह रहे हो और इस चीज में हमारा हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब का ग्रुप आपका साथ देगा। और इस रंग बिरंगी आंखों वाले बंदे की इस बात का सुनकर हन्यू तुरंत ही अपने हाथों कप करता है और हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ब्रदर जियो फैंग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सीन को देख के वहाँ पे मौजूद बाकी लोग भी एग्री करना स्टार्ट कर देते हैं और नोट करने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है क्योंकि सभी लोग एक के बाद एक एग्री करते जा रहे थे। अभी एक बंदा कहता है कि आप एकदम सही
कह रहे हो, हमारे यहाँ पे रुकने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला और साथ में मिलकर आगे बढ़ना ही सही होगा। और जियान भी उस कलरफुल आंखों वाले बंदे को देखता है और कहता है कि ये बंदा भी कोई ऑर्डिनरी नहीं है। ये सुन के गोचिंग यांग के आगे भी उस कलरफुल आंखों वाले बंदे के ऊपर जाती है और वास्तव में कहता है कि इसका नाम जियो फेंग है और अभी मैजिकल बेस्ट वर्ल्ड में इसकी रेपुटेशन काफी अच्छी हो चुकी है और ये पहले से डिसाइड हो चुका है कि हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब का नेक्स्ट लीडर ये जियो फेंग ही बनेगा। और इसके स्पेशल चीफ मेथड की वजह से इसकी आंखें ऐसे रंग बिरंगी हो चुकी है और इसकी जो मैक्सिमम 2 स्किल्स है वो इसकी आंखों पे ही बेस्ड है और इसी वजह से इससे निपटना काफी मुश्किल है। ये सुन के जियोन अपने सर को हाँ में हिला देता है और यही वो रीजन है जिस वजह से हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लोग बिना किसी परेशानी के इसके सभी ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इसे पहले से ट्राइब के नेक्स्ट चीफ के रूप में चूज कर लिया गया है। और जब सभी लोग उस बीस्ट आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो हनियो के चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो कहता है कि अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो चलो हम तुरंत ही मूव करते हैं। और अभी दोपहर हो चुकी है और यही वो टाइम है जब वो फ्रियोसेस भी सबसे ज्यादा आलसी होते हैं और ये सुन के यूनर भी जियान की तरफ देख के कहते हैं कि चलो हम भी मूव करने के लिए प्रिपेयर होते हैं। और जब हम बीस्ट आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे होंगे तो आप सभी लोगों को काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा और भले ही अभी हम सभी लोग साथ में आ चुके हो लेकिन फिर भी हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस सिर्फ 10% ही है और इस सक्सेस रेट के बारे में उस हनी और जियो फेंग को भी अच्छे से पता होगा और इसी वजह से वो दोनों सभी लोगों का यूज करके बीस्ट साइड के डीपेस्ट पार्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम लोग वहाँ पे एंटर करेंगे तो ये दोनों अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए उस टाइम का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे जिससे कि ये लोग डीपेस्ट पार्ट में एंटर कर सके और जो पीछे बचे हुए लोग रह जाएंगे वो फ्रोसेस बीस्ट का सिर्फ खाना बन के रह जाएंगे। और यूनर की इस पूरी एक्सप्लेनेशन को सुन के जियान भी अंदर से हिल चुका था और वो कहता है कि इतने सारे लोग के होने के बाद भी हम लोग बीस्ट साइड को पार नहीं कर सकते और भाई यहाँ पे तकरीबन 100 से ज्यादा एलीट दूजों थे और दूजों की तो बात ही छोड़ो। और अगर ये भयानक लाइनअप भी उस बीस्ट साइड को नहीं तोड़ सकती तो फिर वो बीस्ट आर्मी कितनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। और जब जियान अंदर से शौक फील कर रहा होता है तो कई लोग मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और ये सभी लोग आसमान में आके रुक जाते हैं और लोग इतने सारे नंबर्स की वजह से वहाँ का आसमान पूरी तरह से भर जाता है। और इन सभी लोगों को मूव करते हुए देख जियान भी ज्यादा देर नहीं करता और वो भी एक बार सभी की तरफ नोट करने के बाद आसमान की तरफ बढ़ने लगता है और उसका ग्रुप भी तुरंत ही उसे फॉलो करता है और ये सभी लोग एक सर्कल बना लेते हैं। वेल अब ये लोग इस बीस्ट आर्मी के समुद्र से कैसे निपटेंगे वो सब तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, यानी कि हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और 2-4 प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर देना यार। तो चलो यार इस वीडियो करते यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।